हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आपको मिरर में रिफ्लेक्शन, उसमें इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना है, अगर कोई भी बाउंड्री जहां से लाइट रे पास होती है उसको हम पॉलिश करते हैं। ये बाउंड्री है, इसको हमने क्या किया है, इस बाउंड्री को, ये बाउंड्री हमने पॉलिश कर दी। जैसे अब जो हम देखते हैं ना शीशा, जिसमें मिरर देखते हैं, उसकी एक सरफेस क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। तो पॉलिश्ड सरफेस है, इस सरफेस को हमने किया है पॉलिश्ड। अब क्या होगा, जब कोई भी लाइट रे इनफाइनाइट से इंसिडेंट करती है किसी सरफेस पे, तो इसको हम बोलते हैं आपतितकरण, इसी को कहते हैं इंसिडेंट रे। ये क्या है, आपतितकरण। ये इंसिडेंट रे क्या करती है, जिस सरफेस पे, जिस पॉइंट पे गिरती है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतितकरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट ऑन दिस पॉइंट, इट इज नोन एज इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट जिस जगह पे कोई भी लाइट रे हमारी इंसिडेंट करती है, तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो, इसको हम बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है इस पे, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंसिडेंट लाइट है। इसके बाद में यहां से, क्योंकि ये सरफेस हमारी पॉलिश है, तो जिस मीडियम में इंसिडेंट करती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो यहां से ये क्या करेगी, इस पॉइंट पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके कम बैक टू सेम मीडियम। इंसिडेंट कम बैक टू सेम मीडियम, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक, तो ये जो परपेंडिकुलर सरफेस है इंसिडेंट की जस्ट परपेंडिकुलर, इंसिडेंट सरफेस यहां पे ये बाउंड्री हो गई, इस बाउंड्री पे जो इंसिडेंट जिस पॉइंट हो रही है उससे परपेंडिकुलर एक आपने सरफेस इमेजिन की है, वो हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक, इसके बाद में लाइट इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो, कम बैक इनटू द सेम मीडियम, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आपतित किरण है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। ये क्या है, इसको कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन, आपतन बिंदु। ठीक है, ये आपतन बिंदु। तो प्रकाश किरण हमारी इस आपतन बिंदु पे गिरेगी और इसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब आपको यहां पे देखना है कि जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, ये एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल आई, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे के साथ जो एंगल बनता है, इसको कहते हैं, ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, आर से। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, अब आते हैं इंसिडेंट, जो रिफ्लेक्शन का केस है, इन केस ऑफ प्रकाश का परावर्तन, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे है, इसका बेसिक क्या है, वो बेस आपको इसका समझना है। जो इसकी इंसिडेंट लाइट रे है उसके साथ जो एंगल बनता है, एंगल आई, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, बोथ एंगल आर इक्वल। मतलब ये जो एंगल आप जो नॉर्मल के साथ बन रहा है और जो ये एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का बन रहा है, दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर है तभी ये लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। ये इसकी एसेंशियल कंडीशन है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतित किरण के साथ बना कोण, इक्वल टू अपवर्तित परावर्तित किरण के साथ बना कोण, इक्वल परावर्तित किरण के साथ बना कोण, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ये इसकी बहुत ही एसेंशियल कंडीशन है, तभी प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, जो इंसिडेंट लाइट रे है और इसका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे, दोनों, ये तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पर लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane,
एक ही प्लेन में ये लाई करते हैं, सभी एक ही बिंदु पर क्या होंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे। कौन कौन से? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये सभी एक ही प्लेन में एक ही समतल में होंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके साथ जो बनाया गया समतल है वो एक ही समतल में लाई करेंगे, ये सभी पॉइंट। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब क्या है वेलोसिटी? क्या है? वेलोसिटी ऑफ द लाइट रे। वेवलेंथ ऑफ द लाइट रे, वेवलेंथ क्या है? क्योंकि लाइट रे जो होती है व्हाइट लाइट होती है, वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था विबग्योर का फॉर्म। ठीक, तो सबसे नीचे वायलेट और सबसे ऊपर क्या होती है? रेड। तो वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है और रेड की सबसे ज्यादा होती है। ठीक, तो वेवलेंथ इंडिकेट करती है कलर को। अगर कोई भी रेड लाइट रे इंसिडेंट करती है या व्हाइट लाइट, यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन, कोई भी लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो उसके साथ में जो वेलोसिटी है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, ये कभी भी चेंज नहीं होते। मतलब रिफ्लेक्शन की जो फिनोमेना है वो चाहे रेड लाइट हो, चाहे ब्लू लाइट हो, किसी भी लाइट या ग्रीन लाइट हो, सबके लिए रिफ्लेक्शन की फिनोमेना सेम रहती है। सब में सेम एंगल रहेंगे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होंगे, और जो भी पॉइंट है जिसपे ये जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन में लाई करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। विबग्योर के फॉर्म में वायलेट से लेकर रेड तक की कोई भी किरण के साथ आप रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ में उसका कोई चेंज नहीं आता, मतलब कलर हमारा सेम रहता है। अगर लाइट रे रेड लाइट इंसिडेंट करेगी तो रेड लाइट का ही रिफ्लेक्शन होगा, व्हाइट यहाँ पे ब्लू लाइट इंसिडेंट करेगी तो ब्लू लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि जो व्हाइट लाइट होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, जो विबग्योर का फॉर्म है। ठीक, तो यहां पे हम बताना चाह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है उसमें वेलोसिटी सेम रहती है, उसकी वेवलेंथ सेम रहती है और फ्रीक्वेंसी, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता। चेंज क्या होता है? उसकी इंटेंसिटी, इट इज चेंज्ड। इंटेंसिटी हमारी क्या, कोई भी लाइट रे है जब इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट होती है तो इसमें क्या होता है, लाइट रे का जो इंसिडेंट, क्योंकि ये सरफेस क्या करती है, कुछ एब्जॉर्प्शन होता है। ये जो सरफेस है, जो बाउंड्री बनी है, ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है लाइट रे को। तो लाइट रे को एब्जॉर्ब करेंगे तो इसमें चेंज किसमें आएगा, इंटेंसिटी इस लाइट रे की डिक्रीज करती है। जो इंसिडेंट लाइट रे की इंटेंसिटी होगी वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे की इंटेंसिटी के इक्वल नहीं हो सकती। तो चेंज क्या आता है, इंटेंसिटी। तो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, एक बार फिर से आप समराइज कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के केस में इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल। इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे lie in the same plane. Incident light ray, normal and reflected light ray lie in same plane. Velocity of the incident ray, reflected ray same. Wavelength of incident ray, reflected ray same. Frequency of incident ray, reflected ray same. ठीक, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता और वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता। केवल चेंज क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे इज डिक्रीजेज कंपैरिजन टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक, तो इसको आप इन केस ऑफ मिरर वन सरफेस इज द पॉलिश्ड, जैसे प्लेन मिरर टू टाइप्स, वन इज द प्लेन मिरर समतल दर्पण और स्फेरिकल मिरर गोली दर्पण। तो समतल दर्पण होता है इस तरीके से हम बनाते हैं, इसकी एक सरफेस को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो मिरर में जो लाइट रे का जो मेन इसमें क्या रहता है, इसमें प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है मिरर में, तभी तो हम अपनी इमेज को देख पाते हैं। तो प्रकाश जब इमेज को शीशे के सामने, जो मिरर के सामने जब लाते हैं, तो लाइट रे जब इंसिडेंट होती है हमारे फेस से, वो इंसिडेंट किस पे होगी, मिरर पे। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो किस पे होती है, आंख के रेटिना पे आती है, तो हमें इमेज अपनी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये वन सरफेस इज द पॉलिश सरफेस, ये पॉलिश सरफेस है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, इसको क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। बट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव
जो स्फेरिकल मिरर जो होता है कर्व सरफेस होती है, इसमें गोली कर्व सरफेस होती है, इसमें इसके अगर आउटर सरफेस इसकी पॉलिश्ड है, ये सरफेस पॉलिश्ड कर दें, कर्व है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और जब इनर साइड की सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं, ये इनर सरफेस पॉलिश कर देते हैं, तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है, ठीक है। तो मिरर, टू टाइप मिरर में जो होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि वन सरफेस इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट इसमें मिलेगी, लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना होती है लाइट की, वो होता है मिरर के लिए रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का हमने उसमें उसके जो लॉज हैं वो आप अभी डिफाइन किए थे। इसमें जो मिरर होता है उसमें एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में प्लेन सरफेस रहती है, इसमें कर्व सरफेस नहीं है, इसलिए जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें इनफाइनाइट होता है, फोकल लेंथ भी इसकी इनफाइनाइट होती है। तो ये प्लेन है, इस पे लाइट इंसिडेंट की रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, ये इसका नॉर्मल बन जाएगा। इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक। बट इन केस ऑफ spherical mirror it is divided in two parts, one is the concave mirror and other convex। अगर कोई भी कर्व सरफेस है, आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, तो ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अगर इनसाइड की सरफेस पॉलिश्ड है तो ये हो गया उत्तल दर्पण, तो इसको आप समझ लें। स्फेरिकल मिरर, वन इज द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर पॉइंट क्या होगा, वक्रता केंद्र जो होता है, और वक्रता त्रिज्या किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं क्या, पोल, इसीलिए इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ध्रुव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव। ये एमएन इसका द्वारक है, ये एमएन, इसमें भी ये दिया गया है एमएन, सरफेस इसकी जो दी गई, ठीक। और जब इस स्फेरिकल सरफेस को, जो स्फेरिकल सरफेस है, ये क्या है, जो भी कोई भी स्फीयर है उसका एक भाग है, तो इस स्फीयर को अगर हम कंप्लीट कर लें, इसको डॉट डॉट करके इसको एक स्फीयर का रूप दे दें, तो इसका जो केंद्र होगा, इस स्फीयर का जो केंद्र बनेगा, वो इसकी जो होती है, इसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता केंद्र, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ, इसको बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इस मिरर की जो सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, इसको अगर आप कंप्लीट कर दें, एक स्फीयर का फॉर्म दे दें, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो ये रेखा जो दी गई, जो इसके ध्रुव से पास होती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। अब इस पोल से, जो ये पोल पॉइंट है, ध्रुव है, इस ध्रुव से जो दूरी हो जाएगी, कहां तक की, इस वक्रता केंद्र तक की जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये जो ये डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हरदम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने देखे, ये इसी तरह से यह सरफेस, इसको कंप्लीट करेंगे। जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर की ये सरफेस कंप्लीट कर लेंगे। इसके एक सर्किल, अगर हम सर्किल का फॉर्म दे देते हैं इसको,
तो ये सर्किल हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस सर्किल में जो इसका सेंटर पॉइंट है वो इसका क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ, इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, कर्वेचर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और यहां से इस पोल से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो बन जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सर्किल का यही तो त्रिज्या होती है, इसी को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। अब आप देखेंगे, अभी हमने बताया आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब इस स्फेरिकल सरफेस को कंप्लीट करते हैं तो उसका जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और जो P से C, ध्रुव से कर्वेचर पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी होती है, वो इसकी रेडियस होती है। ठीक है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यही तो यहां तक हमने एक्सप्लेन किया था। अब देखते हैं इसका फोकल पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो फोकल पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं कि कोई भी इनफाइनाइट से लाइट रे अगर इंसिडेंट कर रही है इस मिरर पे, ये लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, तो ये यहां से जब रिफ्लेक्ट होंगी तो जिस पॉइंट से होकर पास होती है, जिस पॉइंट से ये लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये जिस पॉइंट से पास होंगी वो इसका फोकल पॉइंट बन जाता है, और फोकल पॉइंट को हरदम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और P से एफ तक की जो दूरी होती है उसको फोकल डिस्टेंस कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। ये हो जाएगी दूरी जो होती है, पॉइंट होता है कैपिटल एफ और जो दूरी लिखेंगे वो स्मॉल एफ से, तो ये फोकल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस मिरर के लिए आप बात करेंगे तो इसमें कैसे होगी, यहां पे जो इमेज बनती है वो रियल होती है। ये क्या है, रियल इमेज बनेगी, आभासी इमेज नहीं होती। यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज क्या बनता है, रियल इमेज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो रियल बनती है। क्या बनती है, रियल। रियल इमेज, इसी को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है इसमें। ठीक है, रियल और आभासी जो वर्चुअल इमेज बनती है और रियल इमेज में दोनों में एक डिफरेंस है। जब कोई भी लाइट रे नेचुरली रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पे मिलती है तो उससे बनती है रियल इमेज। क्या बनती है, रियल इमेज। लेकिन जब हम किसी कोई भी लाइट रे जैसे इंसिडेंट की, यहाँ पे जैसे ये लाइट रे इंसिडेंट की, लाइट रे इंसिडेंट कर रही किसी सरफेस पे और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, सॉरी ये रिफ्लेक्ट हो गई और इसी तरीके से यहां से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई इंसिडेंट होने के बाद, तो यहां से रिफ्लेक्ट हुई। लेकिन अगर इस पे हम फोर्सली इसको हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन इसमें दे रहे हैं, तो अगर इस पे हम जबरदस्ती इसको हम क्या करते हैं, इससे पास कराते हैं, तो ये जो डॉटेड से हमने लाइन दिखाई है वैसे ये इसकी रियल जो पार्ट था वो इसका रिफ्लेक्ट हो गया है, लेकिन जो इसका आभासी वर्चुअल भाग है वो क्या है, इस पे इंसिडेंट करा है। मतलब हमने क्या किया, किसी मेथड से इसको जबरदस्ती इंसिडेंट करा दिया, वैसे ये रिफ्लेक्ट हो गई सरफेस पे गिरने के बाद। उसके बाद क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है, हम जानते हैं कि जब कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करती है तो वो पॉलिश सरफेस को पार नहीं कर सकती, लेकिन हमने क्या कराया, इसको जबरदस्ती पार करा दिया इस पॉलिश सरफेस को। ठीक, तो यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वैसे ये जो पॉइंट होगा इसको हम फोकल पॉइंट कैपिटल एफ बोलेंगे, और ये कैपिटल एफ जो पॉइंट हो जाएगी इसी को फोकल पॉइंट, और यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी वो फोकल डिस्टेंस हो जाएगी, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। मतलब यहां पे बनेगा आभासी प्रतिबिंब। कैसे बनेगा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि किस तरीके से जब कोई भी कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में लाइट रे अगर इस जो भी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण डाली जाती है तो वो रिफ्लेक्ट मिरर से, मिरर के कोई भी पॉइंट है, ये फोकल पॉइंट किसी भी पॉइंट से रिफ्लेक्ट जब होती है, ये कर्व सरफेस है,
ठीक है। इस कर्व सरफेस के साथ में जब लाइट रे यहाँ इंसिडेंट करेगी तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में जिस पॉइंट पे मिलती है वो पॉइंट पे जो इमेज बनती है वो इमेज हमारी रियल इमेज होती है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे क्योंकि इसका इनर साइड सरफेस पॉलिश्ड होती है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रकाश कण इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं, जबरदस्ती फोर्स करते हैं इस लाइट रे को पास कराने के लिए, तो इसके द्वारा जो इमेज बनती है वो बन जाती है आभासी इमेज। इमेज बाय टू इंक्लाइंड मिरर। कोई भी दो मिरर इस तरीके से रखे हैं, इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी वो इमेज कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, उसका फार्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर कोई भी दो मिरर है किसी एंगल पे है, इसमें मेथड कितने इमेज बनने का क्या मेथड है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इमेज बाय द टू इंक्लाइंड मिरर, इस तरीके से कोई भी M1 M2 मिरर है। मिरर क्या होता है? पॉलिश्ड, वन सरफेस पॉलिश्ड। इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मिरर के बीच का एंगल थीटा है, तो इसके बीच में कितनी नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। तो अगर इसको क्या करेंगे, जो भी एंगल बन रहा है दोनों के बीच, M2 और M1 के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको आपने क्या किया, 360 से डिवाइड कर लिया। अगर ये इंटीजर इवन इंटीजर है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो इस मिरर के बीच में, इन दोनों मिरर के बीच जो इमेजेस, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके बीच रखा है, इनके बीच जो इमेज बनेगी वो नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल टू होती है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर 360 अपॉन n, जो 360 अपॉन थीटा जो वैल्यू होगी 360 अपॉन थीटा, अगर ये ऑड इंटीजर है, ये क्या है, ऑड इंटीजर, तो इसकी टू पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये इन दोनों M1 M2 के बीच जो मिरर है इनके बीच अगर ये सिमेट्रिकली, मतलब थीटा बाई 2 और दोनों के बीच एंगल सेम है, दोनों मिरर के बीच M2 के साथ जो एंगल बनाएगा वही M1 के साथ, M1 M2 के दोनों के एंगल सेम है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकली प्लेस्ड है इन दोनों के बीच में, इसके बिल्कुल सेंटर पे सिमेट्रिकली, जो एंगल इसके बीच इससे इस मिरर से बन रहा है वही एंगल इस मिरर से बन रहा है, सेम एंगल पे है, तो ये सिमेट्रिकली अगर प्लेस्ड है तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी उसका फार्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ध्यान आपको देना है क्या कि दो एंगल होंगे M1 M2 मिरर के बीच में, इसके बीच कोई भी इमेज रखी जाएगी और एंगल दोनों आपस में इस ऑब्जेक्ट के साथ सेम एंगल बनाते हैं, तो ये सिमेट्रिकल कंडीशन है। ठीक, तब यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस जो कैलकुलेट करेंगे वो n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1 से कैलकुलेट करें, 360 अपॉन थीटा माइनस 1 से कैलकुलेट करें। अच्छा, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, मतलब ऑब्जेक्ट जो इन दोनों मिरर के बीच में रखा है इनके बीच का एंगल चेंज है, एक का एंगल अल्फा है, दूसरा का एंगल है बीटा, अल्फा बीटा एंगल है, दोनों के एंगल अलग अलग है। अल्फा और बीटा एंगल से मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ये कंडीशन है, एसिमेट्रिक कंडीशन है। तो एसिमेट्रिक कंडीशन है, तो एसिमेट्रिक कंडीशन के लिए जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं इसको हम कैलकुलेट करते हैं n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है, ए लाइट बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर, कि दो कोई भी प्लेन मिरर हैं, इनके बीच में एक लाइट बल्ब आपने रखा है, इसके बीच में एक कोई भी, यहाँ पे एक लाइट बल्ब आपने इस तरह से कोई भी लाइट बल्ब यहाँ पे रख दिया, ये लाइट बल्ब रखा है। ठीक है, इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री, ए लाइट बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड है, तो सबसे पहले हमने मेथड क्या बताया था
कि आपको सबसे पहले चेक करना है 360 अपॉन थीटा। 360 अपॉन थीटा अगर इवन है तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 360 डिग्री अपॉन थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 60, तो ये 60 कैसा है इवन नंबर है, सम संख्या है, क्या है सम। तो सम एंगल ये दिया गया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस एड इक्वल 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो 360 अपॉन थीटा यहाँ 60 रखेंगे, तो 360 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, जब यहाँ पे 60 आ जाएगा, सॉरी 6 यहाँ पे होगा ना, 6 इवन नंबर है, तो 360 अपॉन थीटा से यहाँ पे 360 डिग्री अपॉन 60 माइनस 1, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था कि इसको चेक किया था 360 अपॉन, यही तो हमने बताया था कि सिर्फ 360 अपॉन थीटा करेंगे तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री, दोनों मिरर M1 M2 जो मिरर है वो इंक्लाइन कितने एंगल पे है, M1 एंड M2, दोनों का बीच में जो एंगल बन रहा है कितने 60 डिग्री, तो 60 है, तो ये कट जाएगा तो 6 बार जाएगा, ठीक है। तो 6 क्या है, एक इवन नंबर है, 6 क्या है इवन नंबर है। तो इस थीटा की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे, अब क्या है, तो इसके लिए जब इवन वैल्यू होती है तो इसके लिए नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो 360 अपॉन थीटा कितना है 60 डिग्री माइनस 1, तो n इक्वल यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 1, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगे 5, तो ये 5 नंबर ऑफ इमेजेस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको इमेज फॉर्मेशन अब मिरर से बताएंगे कि मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, उसका आपको वीडियो जल्दी से मिल जाए। थैंक यू।